सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य सरकार ने राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ 7 सदस्य शामिल होंगे। जाट नेता पिछले लंबे समय से वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड बनाने की मांग कर रहे थे। प्रदेश में पिछले साल से अलग अलग समाज के कल्याण के लिए बोर्ड बनाए गए हैं। जयपुर में 5 मार्च को आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ से पहले गहलोत सरकार का यह बड़ा फैसला आया है। जाट महाकुंभ की मांगों में जातिगत जनगणना के साथ वीर तेजा कल्याण बोर्ड बनाने की मांग थी, लेकिन सरकार ने इस महाकुंभ से पहले बोर्ड बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिसी के तहत अलग अलग जातियों के विकास के लिए बोर्ड बनाए गए हैं और अब वीर तेजा कल्याण बोर्ड को बनाने के पीछे सियासी फायदे की रणनीति प्रमुख कारण मानी जा रही है। सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड के गठन से शुरुआत की थी और इसके बाद हर बड़ी जाति के नेताओं ने उनके विकास के लिए बोर्ड बनाने की मांग की है। पहले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विकास के अलग अलग बोर्ड थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने जातीय आधार पर बोर्ड बनाने की शुरुआत की है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि चुनावी साल में अलग अलग जातियों को सौगात देने के क्या मायने हैं और किसी जाति को रिझाने की प्लानिंग कितनी सफल होगी। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि विपक्ष अलग अलग जातियों के लिए क्या तोड़ निकालती है। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस रहने वाली है। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि यहां पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन के आदेश भी जारी किए हैं और इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ 7 मेंबर होंगे और वीर तेजा कल्याण बोर्ड जो है वो किसान समाज की हालात का जायजा लेने और प्रमाणित सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसान वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर चुनावी साल में ही इस बोर्ड का गठन क्यों किया गया है, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से इस बोर्ड के गठन की मांग की जा रही थी। और आपको बता दें 5 मार्च को जाट समाज के नेताओं ने जयपुर में जाट महाकुंभ के नाम से विद्याधर नगर स्टेडियम में सभा भी रखी है और वहां पर वीर तेजाजी बोर्ड के लिए वहां पर भी आवाज उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यहां पर इस बोर्ड का गठन कर दिया गया है। चुनावी साल में जातियों को सौगात दी जा रही है, वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में बीजेपी के पास क्या तोड़ है विपक्ष के तौर पर खुद को मजबूत करने का और वापस से सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने क्या तोड़ निकाला है, वो भी जानेंगे आज की बड़ी बहस में। कुछ ही देर में हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में वीर तेजा कल्याण बोर्ड बनाने के लिए कई जाट नेताओं ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर मांग भी की थी। 5 मार्च को जाट समाज के नेताओं ने जयपुर में जाट महाकुंभ के नाम से विद्याधर नगर स्टेडियम में सभा भी रखी है। जाट महाकुंभ की मांगों में जातिगत जनगणना के साथ वीर तेजा कल्याण बोर्ड बनाने की मांग भी है और अब सरकार ने इस महाकुंभ से पहले ही बोर्ड बनाकर मैसेज देने का एक प्रयास किया है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है तो जातियों को साधने का प्रयास किया गया है और ऐसे में अब बीजेपी के पास क्या तोड़ है। और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर यह उठता है कि चुनावी साल में ही इस बोर्ड के गठन की ऐसी भी क्या जल्दी आ पड़ी कि जिस तरह से यहां पर यह महाकुंभ होने वाला था जाट महाकुंभ, उससे पहले ही बोर्ड बनाकर मैसेज भी देने का प्रयास किया गया है। तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे आज के मेहमान का। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। स्वर्णिम जी, देखिए सबसे पहले सवाल तो आपसे मैं लूंगी क्योंकि यहां पर पिछले काफी वक्त से तेजाजी बोर्ड की जो मांग है वो चल रही थी, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर चुनावी साल में ही बोर्ड को लेकर इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, क्योंकि अभी 5 मार्च को जाट महाकुंभ भी होने वाला था और उससे पहले ही बोर्ड का गठन करके एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की गई है।
देखिए अपूर्वा, जैसे आपने कहा पॉजिटिव मैसेज, मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार का हर कल्याणकारी कदम जो जन कल्याण के लिए उठाया जाता है वो पॉजिटिव मैसेज देने के लिए ही होता है। सारे जो भी कार्य किए गए वो पॉजिटिव किए गए, कोई नेगेटिव कार्य ना तो हम सोचते हैं ना करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि काफ़ी लंबे समय पहले ये बात आई थी, इस तरह से हमने घोषणा भी हो चुकी है पहले कि भाई इस तरह का कल्याण एक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव आया था। और प्रस्ताव विभिन्न नेताओं से, कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा थे, उन्होंने भी सरकार को दिया था कि इस बोर्ड का गठन किया जाए, और विभिन्न नेताओं ने भी दिया था। और ये सारे जो है हम कर रहे थे, क्योंकि कदम यहाँ पे जो उठाए जा रहे हैं वो इस तरह से है कि राजस्थान में कोई भी जो समाज है, कोई भी व्यक्ति है जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उस तक हर जन कल्याणकारी योजना जो सरकार चलाए, ये सरकार के कार्य है वो पहुंचे, विकास के कार्य वहां तक पहुंचे, कोई भी वंचित ना रह जाए। उसके लिए न सिर्फ ये बोर्ड है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि एक ज्योतिबा फूले जो है हमारे जो शिक्षा के नाम पर हिंदुस्तान में जिनकी पहचान है, वो उनके नाम पर भी बोर्ड का गठन होना है। वो सारी चीजें हो रही हैं और इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया समाप्त होते ही इसकी घोषणा की गई। हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा एक सर्वे करवाया गया, जो हमारे किसान समाज है, कृषक समाज है, उसके पिछड़ेपन को लेकर के जो सर्वे आया, उसके नतीजे आए, नतीजों के आधार पर हमने ये तय किया कि इस बोर्ड का गठन किया जाकर के इस समाज को, जो भी वंचित तबका है, उसके तक जो है कल्याण की योजनाएं पहुंचे, उसका कल्याण हो, कल्याण की खुद योजना बना सकें अपने लिए। इसके लिए उनको एम्पावर करने के लिए, उनको ताकत प्रदान करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। बिल्कुल, लेकिन स्वर्णिम जी देखिए, यहाँ पर पिछले साल आपकी ही पार्टी के कई नेताओं ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस बोर्ड के गठन की मांग की थी, फिर भी इतना वक्त लग गया। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि हमारे ही नेताओं ने गठन की मांग की थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने मांग की थी, सबसे पहले उन्होंने मांग की थी, जो जहां तक मुझे याद है। और उसके बाद जो है एक सर्वे करवाया गया। जब बोर्ड बनता है, हमारे लोक देवता है, आराध्य देव है, उनके नाम पर बोर्ड का गठन हो, और जो कृषक समाज है, जो वंचित है, उनमें जो पिछड़े हैं, जिनको लाभ पहुंचाना है, जिनको विकास के लिए आगे बनाना है और खुद अपने लिए विकास की योजनाएं बना सकें, इसके लिए ये बोर्ड का गठन था। इसका क्षेत्राधिकार क्या हो, इसके लिए जो है सर्वे करवाना जो उचित होता है वो सर्वे करवाया गया। सर्वे का काम पूर्ण हुआ, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद समाज कल्याण विभाग जो है उसने इस पर जो है अपने आगे अनुशंसा की। सर्वे में ये पाया गया कि बोर्ड का गठन किया जाना उचित है, क्योंकि सब चीजें देखिए नियम के अनुसार प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया की पालना की जानी है और बिना कोई समय गंवाए पालना की गई। जब मांग उठी वर्गों विशेष से, हमारे नेताओं ने मांग की, अनुशंसा की, तो इसका सर्वे तुरंत करवाया गया। करवाने के पश्चात रिपोर्ट आते ही तुरंत इस पर निर्णय लिया गया है। तो ये सब चीजें एक प्रक्रिया पूर्ण करके नियम अनुसार जो है इसका गठन किया गया है। लेकिन देखिए स्वर्णिम जी, यहाँ पर जो किसान वर्ग है वो एक बड़ा वोट बैंक रही है कांग्रेस के लिए, लेकिन पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने आपके इस वोट बैंक में सेंध मारी है, यानी बीजेपी भी यहां पर तोड़ निकाल रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो किसान वर्ग की जब हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले देखिए राजस्थान में क्या हुआ या कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा। वोट बैंक में सेंध मारने के लिए आप कोई काम करने पड़ते हैं, विकास करना पड़ता है। सबसे बड़ी कृषकों की मांग क्या है, वो यही थी। जो हमारे अगर शासन था यूपीए का, तो हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करके राहत प्रदान की थी। बीजेपी ने वादा किया आय दुगनी करेंगे किसानों की, आय तो दुगनी हुई नहीं, इनकी लागत दुगनी होकर के जो बचत थी, जो आय थी, वो कम हो गई और ना के बराबर रह गई। आज ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के उपकरणों पर, फर्टिलाइजर पर, तमाम तरह की जो चीजें हैं सब पर जीएसटी लगा दी। जीएसटी लगा करके फिर बोझ के तले दबा दिया आपने किसान को। राजस्थान में हमने क्या किया, राजस्थान में हमने किसानों का जो कर्ज, जो हमारे अधीन बैंक थे, उनका संपूर्ण कर्ज माफ किया। और हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया कि आप हमारा वन टाइम सेटलमेंट राष्ट्रीयकृत बैंकों से करा दीजिए, सारा पैसा राज्य सरकार भरेगी किसानों को राहत देने के लिए। हमने यहाँ राजस्थान में अलग से कृषि बजट पेश किया। अलग से कृषि बजट पेश करने के अलावा हमने किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली प्रति माह हमने निःशुल्क कर दी है।
ये किसानों को राहत। लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि आप जातियों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल से पेंडिंग थे, हमने दिए। लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि आप जातियों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चुनावी साल में इस बोर्ड का गठन कर दिया गया। देखिए, आप तो बीजेपी से हम एक प्रश्न करना चाहते हैं, क्या वो इस बोर्ड के गठन के खिलाफ हैं या पक्ष में हैं? इतना सा पहले तय करें। पहले वो ये तय करें कि जो किसानों की जो हमने बिजली निःशुल्क की है 2000 यूनिट तक, क्या उसके खिलाफ हैं या उसके पक्ष में हैं? हमने किसानों के लिए अलग से बजट पेश करा और बजट दुगना कर दिया उनके कल्याण के लिए, क्या वो इसके पक्ष में है या खिलाफ है? आप सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को तो आज ये जवाब देना चाहिए, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? जब हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं बिजली के बिलों में, तो केंद्र सरकार क्यों राहत प्रदान नहीं करती है? क्यों काले कृषि कानून ला करके 13 महीने तक कृषकों को, किसानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया? सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर बैठे रहे राजधानी के बाहर। क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कृषकों की याद नहीं आई? तो ये वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हम राजनीति नहीं करते। हम अगर सरकार में हैं तो हमारा ध्येय एकमात्र ये होता है कि जो भी सरकार का कहना चाहिए असेट है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, यह सरकार अगर 1 रुपया भी खर्च करे तो वो लोगों के कल्याण पर खर्च हो। और हम तो सबको सशक्त करना चाहते हैं, कृषकों को सशक्त करना चाहते हैं कि अपने कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए वो खुद योजनाएं बनाएं। हम केंद्र सरकार की तरह नहीं है। अगर बात करें यहां पर वीर तेजा जी इस बोर्ड के बारे में, तो ये किसानों के पिछड़ेपन को किस तरह से दूर करेगी? क्योंकि मेन फोकस तो किसान है और किसानों की ही भलाई के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। तो किसानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? क्या स्ट्रेटेजी मेंटेन की है आपने? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस बोर्ड के तहत जो भी बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे, मेंबरान बनेंगे, वो कृषक वर्ग से होंगे। कृषक वर्ग से होने के साथ साथ वो सरकार को योजना बना करके कि कहां किस तरह से लाभान्वित किया जा सकता है समाज को, कृषकों को कहां क्या कमी है वो बताएंगे। हम अब योजना बना के जब सरकार के समक्ष पेश करेंगे तो बजट में उनको जो है बजट उनके लिए आवंटित होगा। बजट में योजनाएं बनेंगी, जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। और यदि कोई सरकार की योजना है, मान लीजिए हम कोई भी योजना लागू करते हैं और उसमें कहीं कोई कमी या 19-20 रह जाती है अगर, तो उसकी ओर भी सरकार का ध्यान केंद्रित करेंगे, लाएंगे सरकार के संज्ञान में, तो उसको भी दूर किया जा सकता है। तो ये सब चीजें अब होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार का जो ध्येय है वो ये है कि हम जिस वर्ग को लाभान्वित करना है उसको ही उसके हाथ में कमान सौंप देते हैं। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण समझिए। हमारे यहां ये नहीं होता, जैसे केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बिना किसी से पूछे आनंद फानंद में रात को 12 बजे लागू कर दिए, और जिनके लिए लागू करे वो सड़कों पे बैठे हैं, उनको फिर आपने तरह तरह के नाम देने चालू कर दिए। ये सब चीजें गलत हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता की कुंजी जनता के हाथ में होनी चाहिए। तो जनता के हाथ में देने के लिए विकेंद्रीकरण के रूप में एक और फैसला है जो जनकल्याणकारी फैसला है। इसमें मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में हमारे अधिकांश जो कृषक हैं अधिकाधिक संख्या में लाभान्वित होंगे, और जो फैसले बोर्ड द्वारा लिए जाएंगे वो भलाई के लिए लिए जाएंगे, किसानों की भलाई के लिए लिए जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रदेश में पिछले साल भर में अलग अलग जो समाज है, अलग अलग जो जातियां हैं, उनके लिए इस तरह के बोर्ड का गठन किया गया है, और अब इस साल इस बोर्ड का गठन किया गया है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आपको थोड़ा सा पीछे जाइए आप। जब हमारी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। आप याद करिएगा कि जब वो जिलों में जनता की मीटिंग लेने जाती थी, तो वो जनता की मीटिंग उनकी होती थी जातियों के हिसाब से कि अभी पहले जाट समाज से मीटिंग करेंगी, फिर राजपूत समाज से मीटिंग करेंगी, दलित समाज से मीटिंग करेंगी, ब्राह्मण समाज से मीटिंग करेंगी। मतलब सरकार जो बात करती थी, फीडबैक लेती थी, जनता से राय लेती थी, मिलती थी, वो जातियों में उनको वर्गीकृत कर मिलती थी। यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर कोई बोर्ड का गठन हुआ है तो बोर्ड जो भी बनता है वो निश्चित रूप से सत्ता का कहना चाहिए उसको विकेंद्रीकरण करने के लिए होता है। आप कुछ व्यक्तियों के हाथ में, उस वर्ग के जो व्यक्ति होंगे, जो आएंगे, उनको एक पावर मिलेगी, उनको शक्ति मिलेगी।
तो शक्ति बट रही है, लोगों को दी जा रही है। एक फ्लो जो है शक्ति का वो राज्य सरकार से होकर के आम जनता के बीच जा रहा है। यानी कि सत्ता का कहना चाहिए जो उपयोग है, उपभोग है, सत्ता जो जनता के काम आनी चाहिए वो सीधे सीधे जनता के हाथों में दी जा रही है। तो इसलिए इस तरह के जो बोर्ड होते हैं, जब किसी सर्वे में आता है, देखिए बोर्ड ऐसा नहीं होता, बोर्ड किसी जब आप वर्ग के लिए बनाते हैं या किसी क्षेत्र के लिए बनाते हैं तो उसमें पूरा सर्वे करवाया जाता है नियमानुसार कि आवश्यकता है भी कि नहीं, और आवश्यकता यदि प्राप्त होती है और उसमें जानकारी मिलती है तो उस बोर्ड का गठन किया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग बोर्ड हैं। कई बार आप देखेंगे डांग क्षेत्र है, उसके विकास के लिए डांग विकास बोर्ड बनाया गया है। इस तरह से बोर्ड बनाए जाते हैं। तो ये बोर्ड उस क्षेत्र विशेष और वर्ग विशेष इनके कल्याण के लिए, इनके विकास के ही काम आते हैं। जी, लेकिन अगर इसके सियासी फायदों की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, मैं एक चीज जानता हूं और मानता हूं, लोकतंत्र में जब भी कोई सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, जनता का उत्थान करती है, जनता को लाभ पहुंचाती है, जनता का विकास करती है, तो ये तो उसका नतीजा तो पॉजिटिव ही आता है। जो भी विकास करेगा, चाहे नेता हो चाहे पार्टी हो, जनता तो उसका साथ ही देगी। तो हम तो ये मानते हैं कि इस निर्णय के पश्चात, चूंकि ये मांग भी कहां से आई, जनता से आई, जनता ने जनप्रतिनिधियों के दी, जनप्रतिनिधियों ने सरकार तक पहुंचाई, जो माध्यम है, उस माध्यम से जब ये सरकार तक मांग पहुंची, सरकार ने उनकी मांग पूरी की, जनता की मांग पूरी की, तो जनता निश्चित रूप से सरकार को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, हमारी पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी के नेताओं ने जनता की मांग पर सरकार के समक्ष रखकर उनकी मांग पूर्ण कराई है। तो निश्चित रूप से जनता, जिन वर्ग को इससे लाभ मिलेगा वो पार्टी को आशीर्वाद देंगे आने वाले चुनाव में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक दल हैं तो राजनीति करते हैं। राजनीति हम किस तरह की करते हैं? हम लोगों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, हमारे साथ जोड़ते हैं, उनके विकास के लिए जोड़ते हैं, उनका कल्याण के लिए काम करते हैं, तो आशीर्वाद भी मांगेंगे अपने कार्यों के आधार पर। लेकिन देखिए, यहां पर बीजेपी भी जातीय गणित में लगी हुई है, बीजेपी भी तोड़ निकाल रही है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार वो परंपरा टूटेगी कि एक बार बीजेपी की सरकार होती है, एक बार कांग्रेस की सरकार होती है। इस बार वो परंपरा टूटेगी और इस बार फिर से कांग्रेस यहां पर रिपीट होने वाली है। बीजेपी किस तरह से आपको चैलेंज कर सकती है? देखिए, निश्चित रूप से आज के देखिए, आप इस एपिसोड को आज रिकॉर्ड करके रखिएगा। मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ, परंपरा भी टूटेगी, रिवाज भी बदलेगा और यहाँ पे दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल इसलिए होगी क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो अभूतपूर्व फैसले लिए, आज जनता, जो हमारी प्रदेश की जनता है, जो त्रस्त थी ऑलरेडी कोरोना काल में, महंगाई बढ़ रही है लगातार, केंद्र सरकार महंगाई रोकने में, बेरोजगारी को कम करने में विफल है, और यहाँ पे हमारी सरकार ने बिना कोई टैक्स लगाए, बिना कोई नया कर लगाए, हम यहाँ पे उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रहे हैं। हम यहाँ पे किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। 25 लाख रुपए तक का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत बीमा मिला है, जिसमें 25 लाख तक का इलाज मुफ्त है। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं। मैं आपको कितनी चीजें गिनाऊं, आप देखेंगे कि बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, चाहे वो कोचिंग के बच्चे हों, चाहे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। 75 किलोमीटर तक स्कूल आने जाने, कॉलेज आने जाने के लिए बच्चों को मुफ्त कहना चाहिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सब कुछ जो दिया जा सकता है वो राजस्थान सरकार दे रही है। महिलाओं को उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जा रहे हैं, इलाज मुफ्त है, चाहे ओपीडी का हो चाहे बाहर हो, सब चीज है। तो राजस्थान सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि ऐसे कठिन समय में, जब हम रोजगार नहीं है, लोगों की कमाई कम हो गई है, बचत खर्च हो चुकी है, हम उनको राहत प्रदान करें। आप देखिए 1.5 लाख से अधिक युवा आज नौकरी पर लग चुके हैं, सरकारी नौकरी पर। 90,000 तो शिक्षा क्षेत्र में अभी नई घोषणाएं हो चुकी हैं नौकरी देने की। 1,50,000 प्रक्रियाधीन है और 1 लाख भर्ती और होगी। आप बताइए, इतने बड़े कार्य किसी सरकार ने
पूरे हिंदुस्तान के आप स्टेट्स देख लीजिए, किसी ने नहीं किए। इसी आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। कर्मचारियों को हमने ओपीएस का लाभ दिया, वेतन विसंगति दूर की। ये सब बड़े बड़े निर्णय करने का साहस अगर किसी सरकार ने ऐसे समय में किया तो वो अशोक गहलोत सरकार ने किया, और अशोक गहलोत सरकार ने किया तो जनता का हमें आशीर्वाद मिला। भारतीय जनता पार्टी की जब आप बात करते हैं, उसकी चुनौती की बात करते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है उनके खुद के भीतर है। उनके भीतर जो आपस में लड़ाई चल रही है किस चीज की, कि किसी तरह से अपने वर्चस्व पार्टी में बना सकें। जनता के बीच तो वो वर्चस्व रख ही नहीं पाए। लगातार आप देखिए 8 उपचुनावों में उनकी क्या स्थिति हुई है, चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। जहां 20,000 वोट से चुनाव जीते थे, 25,000 वोट से, वहां पे हमने हरा करके उपचुनाव में 20,000 से उनको हराया। जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी की, तीसरे और चौथे नंबर पर आ रहे हैं। तो आज उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। केंद्र सरकार की एक योजना नहीं ला सके। प्रधानमंत्री अपना वादा जो उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का किया था, 13 डिस्ट्रिक्ट की प्यास बुझाने का वादा किया था, 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित करने का वादा किया था, लोकसभा चुनाव में किया था वोट मांगने के लिए, उसको भी पूरा नहीं किया, भूल गए। जबकि जल शक्ति मंत्री राजस्थान से हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी को जनता ने देखा, और हमारी सरकार ने जन कल्याण का जो वादा किया था, जिसको लेकर के हम सत्ता में आए और उसको पूरा किया, ये जनता ने देखा। तो जनता ने जब कंपेयर करती है दोनों सरकारों के कामकाज को और हमारे काम को, तो जनता ने इनको लगातार नकारा। चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे कोई से भी चुनाव हो, लगातार हार रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए चुनौती नहीं है। हमारे लिए चुनौती केवल एक है कि हम और कितना बेहतर कार्य कर सके, कितना बेहतर हम एक के बाद एक स्वर्णिम जी देखिए, पहले और आज जो हमने कार्य किए अब उनके तो देखिए, पहले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विकास के लिए बोर्ड हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन गहलोत सरकार ने यहां पर जातीय आधार पर बोर्ड बनाया है। भ्रष्टाचार की बात कही और सभापति देखिए, जाति आधार पर बोर्ड नहीं है। जाति आधार पर तो बोर्ड तब होता जब एससी एसटी के लिए बोर्ड बनता है। सबको पता है विकास के लिए हमने युवा बोर्ड का गठन किया, हमने उसके लिए बजट आवंटित किया, लगातार कल्याणकारी योजनाएं हैं। ऐसे किसान वर्ग के लिए हमने ये बोर्ड गठित किया। आगे हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर भी हम बोर्ड बनाएंगे। तो ये सब किस लिए, मैंने आपको बताया, ये इसलिए बिल्कुल बिल्कुल स्वर्णिम जी हमारे साथ बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। जी आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। अभी तक सवाल जवाब का दौर स्वर्णिम जी के साथ चल रहा था, अब चलिए आपसे भी शुरुआत करती हूँ। आज वीर तेजा कल्याण बोर्ड का गठन हो गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस बोर्ड को लेकर? किस तरह से किसानों के पिछड़ेपन को ये बोर्ड दूर कर सकती है? राजस्थान की विधानसभा में इस लैंड टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट को रीराइट करने की बात हुई। आशीष जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए, आशीष जी की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। स्वर्णिम जी, आप अपना जवाब कंप्लीट करें। देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि हमने एक से कल्याणकारी कदम उठाए। अब जब कोई बोर्ड बनता है, बोर्ड बनेगा, आगे कार्य करेगा, तो उससे अनेक लोग और लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर के फैसला यह है कि जितना लाभ हम जनता को दे सकें, हमें सत्ता भोगने के लिए नहीं, सेवा के लिए है। सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म, यही हमारी सरकार का मोटो है और इसी पर हम काम कर रहे हैं। जितने लोग जुड़ेंगे, सरकार के कामों से जुड़ेंगे, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जुड़ेंगे, सरकार की योजनाओं के निर्माण में जुड़ेंगे, वही अच्छा होगा। देखिए, हमने आपको देखा होगा बजट बनाया, मुख्यमंत्री जी ने बजट बनाने से पहले समाज के हर वर्ग से उन्होंने जानकारी ली, क्या चाहते हैं, सबसे राय ली। राय लेकर के हमने बजट बनाया और उसको क्रियान्वित किया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राय दी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हमने रिजोल्यूशन पास किए कि हम जनता को ने हमको ये फीडबैक दिया है और ये योजनाएं बनाए, इनको आप शामिल करें। वो शामिल हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप सबसे बड़ी बात, हमारा तो जो घोषणा पत्र था जब चुनाव में हम आए थे,
वो भी हमने जनता से बनाया था और उसका नाम ही जन घोषणा पत्र रखा। जनता से ऑनलाइन या बीच जाकर के हमने सुझाव लिए। जो जनता ने कहा कि सरकार के से अगर आपकी आती है तो हमें ये कार्य चाहिए, हमने घोषणा पत्र में उनको शामिल किया और शामिल करके सरकार बनते ही सबसे पहले उस जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया मुख्यमंत्री जी ने, और कैबिनेट की बैठक में रख करके कहा कि मेरी सरकार के ये काम होने हैं। तो ये काम हमने किए, उनको पूरा किया। आज 80 से 90% तक वो वादे पूर्ण कर दिए। हमारे बजट एलोकेशन होता है, बजट एलोकेशन में जितनी राशि आवंटित की जाती है उसका रोज मॉनिटरिंग करके हम देखते हैं, और दिसंबर जनवरी आने तक हमारा 80% जो है बजट की घोषणाएं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो ये क्रियान्विति है, और इस क्रियान्विति को गति देने के लिए ही ये बोर्ड बनाए, और ऐसे बोर्ड जनता को ही लाभ पहुंचाते हैं। जनता के बीच जाकर के हमारे चाहे नेता हो, चाहे कहना चाहिए समाज सेवी हो, उनको जनता के बीच जाने का मौका भी मिलता है और जनता से फीडबैक प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है सरकार को। तो ये तो लाभ का विषय है, एक पॉजिटिव निर्णय है। इस निर्णय से हमारे सभी, मैं जो फीडबैक मिला, जितने लोगों से मैं मिला, जितने लोगों ने मुझे दी, सबने बधाई दी और कहा कि बहुत अच्छा निर्णय है, ये समाज के उत्थान में काम आएगा। तो हम लेकिन हर तरह से देखिए जातियों के आधार पर वो कार्य करना चाहते हैं। गया जी, देखिए जातियों के आधार पर बोर्ड का गठन किया गया, क्योंकि इससे पहले एसटी, एससी और ओबीसी और अल्पसंख्यक विकास के लिए बोर्ड का गठन होता था। अब जातियों के आधार पर बोर्ड का गठन किया जा रहा है। क्या विकास से ज्यादा जरूरी जातियों पर फोकस करना है, या ये जातियों के विकास के लिए है? देखिए, जब भी कोई सरकार का निर्णय होता है, कोई योजना होती है, वो किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के लिए सीमित नहीं होती है, उसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। हाँ, अगर कोई पिछड़ा वर्ग है जिसको सर्वे में आता है कि किसी एक वर्ग को, चाहे किसान वर्ग है, आप इसको किसी जाति से मत जोड़िए, किसान कोई जाति नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। किसान समुदाय भी नहीं है, किसान एक वर्ग है, क्योंकि एक आजीविका का साधन है, इससे जो जुड़े हुए होते हैं, और उसमें जब वो जुड़ेंगे, उनके लिए कार्य होंगे, उनके लिए योजनाएं बनेंगी, तो एक लाभ ही जाएगा। किसी को साधने के लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई अलग से किसी एक जाति के लिए कोई निर्णय लेना पड़े। आप बताइए कि अगर हमारी जो योजनाएं हैं, बिजली के बिलों में सब्सिडी आएगी, 100 यूनिट फ्री है, तो सबके लिए है, पूरे राजस्थान के लिए है। पूरे राजस्थान के लिए चिरंजीवी योजना है, 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। ओपीएस है, तो पूरे कर्मचारी वर्ग के लिए है। हाँ, वर्ग हो सकता है, क्योंकि वर्ग में सब तरह के लोग होते हैं, उनमें कोई अगर पिछड़ापन है या उनमें कोई कमी है तो उसको दूर करना, यह भी सरकार का कर्तव्य है, बिल्कुल किया जाएगा। और सरकार अगर राजस्थान के ही विकास की बात कर रही है, राजस्थान के लोगों के ही विकास की बात कर रही है, उन्हीं के लिए काम कर रही है, तो इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कोई भी नेता मुझे नहीं लगता कि इस बोर्ड के खिलाफ बात करेगा, गठन के खिलाफ बात करेगा। क्यों? क्योंकि आज पूरे राजस्थान की जनता, 7 करोड़ लोग इस बोर्ड के गठन के पश्चात साधुवाद दे रहे हैं सरकार को, और वो चाहते हैं कि विकेंद्रीकरण हो सत्ता का, सब लोगों को सत्ता में रहते हुए सत्ता के जो जनता के लिए योजनाएं बनती हैं शासन की, उन योजनाओं को बनाने में उनकी भी भूमिका हो, तो भूमिका का उसमें अवसर मिल रहा है, इसमें सभी लाभान्वित ही होंगे। प्रदेश के लिए ये अच्छी पहल है, जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर, उनकी मांग पर बनाई गई है। सब जनप्रतिनिधि ने मांग की है, अलग अलग वर्ग के जो भी किसान समुदाय से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, बहुत सारे लोगों ने मांग की थी, और इस मांग को हमारी सरकार ने पूर्ण किया, और ये पूर्ण करके ये बताया कि जब भी हमारी सरकार से मांग की जाती है तो हम उसको पूरा करते हैं। जायज मांग सब पूरी होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बजट भाषण में ये कहा था, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो ये करके दिखाया। आप बताइए, हम छोटी छोटी मांगे हम केंद्र सरकार से करते हैं, क्या पूर्ण होती हैं? छोटी सी मांग है कि महंगाई कम करो, पता पड़ा महंगाई बढ़ाने के लिए एलपीजी की गैस सिलेंडर और महंगा कर दिया। आप तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम लूट रहे हैं लगातार। हम क्या मांग है जनता की? छोटी सी तो मांग है कि भाई थोड़ा बहुत टैक्स जो पहले हमारी सरकार के समय लगता था उतना ही कर दो।
उतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो जनता से लूट ही हो रही है। जी। तो ये छोटी छोटी मांगे हैं, जो भी राहत हमारी सरकार जनता को दे बिल्कुल सकती है, बिल्कुल। दे रहे हैं। स्वर्णिम जी, यहाँ पर हमारी आपको रोकना चाहूंगी, स्कीम्स के एक छोटा सा मार्फत ब्रेक बचत लेंगे, हो रही जल्द है। हाजिर होंगे। विश्व विख्यात बाबा श्री श्याम धनी का वार्षिक फाल्गुनी लक्की मेला 2023 की सभी श्याम भक्तों को श्री श्याम कमेटी रजिस्टर्ड की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक प्रताप सिंह चौहान अध्यक्ष, श्याम सिंह चौहान मंत्री, कालू सिंह चौहान कोषाध्यक्ष, गोपाल सिंह चौहान, मानवेंद्र सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह चौहान सदस्य एवं समस्त भक्तगण श्री श्याम मंदिर कमेटी रजिस्टर्ड, खाटू श्याम जी, जिला सीकर, राजस्थान। यह है जंगली रमी का हाईटेक सेफ। इसमें है आपके रिवॉर्ड्स और डेटा। ये सेफ 10 साल से टूटी नहीं, तभी तो 6 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें भरोसा करते हैं। अब जीतो बड़े प्राइसेस विदाउट सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस। रमी बोले तो जंगली रमी। डाउनलोड द ऐप नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। लक्स वीनस सबको मांगता है। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जेडीए लाए हैं शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें मेट्रो एनक्लेव, शौर्य नगर, आरआर नगर, वेस्टवे हाइट्स, प्रियदर्शनी नगर, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी जेडीए द्वारा मार्च माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। तीखी मिर्ची। मोदी है मोदी, मोदी है मोदी, मोदी ने देश की लुटिया डूबो दी। मोदी हरा के अब की पीएम ना बन जाऊं तो राहुल मेरा नाम नहीं है। मोदी है मोदी, मोदी है मोदी। फॉरेन टूर पे मोदी के अडानी साथ जाते हैं। अडानी की सेवा के बदले ये उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। जो बोले मीडिया वाले ये लटका दें वहाँ ताले। अगर किसी ने आंख दिखलाई तो पीछे पड़े ईडी सीबीआई। गरीबों के काम धंधे चौपट, बेरोजगारी, महंगाई सरपट। मंदिर मस्जिद पे लड़ाते हैं, गुमराह करके जीत जाते हैं। 2024 में रुसवा ना कर दूं तो राहुल मेरा नाम नहीं है। मोदी है मोदी, मोदी है मोदी। ये कहते हैं कि मोदी की हैसियत दुनिया में कमजोर। मोदी दिलवाए दुनिया से अडानी को बिजनेस पुरजोर। पहले तुम तय कर लो मान्यवर, मोदी कमजोर या ताकतवर। दुनिया में भारत का डंका, पड़ोस की लगा दी मैंने लंका। देश विरोधियों का झुंड बना के भारत जोड़ो का स्वांग रचा के हजारों षड्यंत्र बना लो, मगर भूलना मत कांग्रेस वालों। मैं सारे झूठ को बेपर्दा ना कर दूं तो मोदी तेरा नाम
मोदी है मोदी, मोदी है मोदी। मोदी है तो सब मुमकिन है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मसाले, 100% शुद्ध स्वाद व सेहत वाले। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में हमारे साथ कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी लगातार बने हुए हैं, तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। स्वर्णिम जी, देखिए यहां पर लगातार यह भी कहा जा रहा है कि इस बोर्ड का गठन करके जाट समाज पर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे जो जानकारी है, इस बोर्ड के गठन की मांग न सिर्फ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने की, उसके अलावा कई विधायकों ने की, हमारी पार्टी के अनेक नेताओं ने की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कुछ लोग थे या समाज के लोग थे, कृषक समाज के लोग थे, उन सब ने की थी। और उन्होंने सिर्फ मांग नहीं की थी, मांग किसी आधार पर की थी कि भाई किस लिए वो गठन चाहते हैं। जिस उनकी जब मांग आई, मांग आने के पश्चात हमारा जो समाज कल्याण मंत्रालय है, समाज कल्याण विभाग ने इस बात का जो भी उन्होंने पॉइंट्स रखे थे उनका सर्वे कराया, समाज का सर्वे करवाया। समाज का सर्वे कराने के पश्चात जब ये सामने आया कि हाँ, ये बोर्ड का गठन नियमानुसार होना चाहिए, जो मांग है वो जायज है, तो हमने इसका गठन किया। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, आप अगर किसी देखेंगे बैलेंस करने वाली बात है या किसी जाति को साधने वाली बात है, तो आप हमारे यहाँ तो सभी जाति, सभी समाजों के, सभी वर्गों के लोग लगातार कांग्रेस में शामिल रहते हैं। चाहे हमारा संगठन हो, चाहे हमारा कहना चाहिए आपकी सरकार हो, आप उसमें देखेंगे सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है और लगातार रहते हैं, ताकि किसी भी जो वर्ग से, किसी भी जगह से, प्रदेश के किसी भी कोने से कोई भी समस्या या बात है वो सरकार तक पहुंचने से रह ना जाए। यही इसका कारण होता है। और हम तो दूसरी बात कहते हैं कि हमने तो ये निर्णय लिया लोगों की मांग पर। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के अगर आप नेताओं को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की आप कार्यशाली देखेंगे तो उन्होंने तो जाति के आधार पर ही अपॉइंटमेंट देते थे। मीटिंग करने किसी जिले में जाते थे तो जिले में वहां उस जिले की जनता से जातियों में बांटकर मिलते थे, मुख्यमंत्री खुद। तो ये क्या था? वो था राजनीतिक, जो उनका कहना चाहिए जातियों को साधने का पहलू। हमारी सरकार कभी भी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय क्योंकि इससे कांग्रेस को जातिगत तौर पर का काम करती है, हमारी सरकार विकास का काम करती है। स्वर्णिम जी, तो क्या इससे कांग्रेस को जातिगत तौर पर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलने वाला है कांग्रेस को? कांग्रेस को भी तो इससे फायदा मिलेगा ना, जातिगत जिस तरह से बोर्ड का गठन किया जा रहा है। हाँ। देखिए, जब बोर्ड का गठन होगा, किसी कुछ लोग प्रतिनिधित्व पाएंगे, अपने समाज का, अपने वर्ग का, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, तो फायदा तो मिलेगा ही। हमारी सरकार के काम जब जनता के बीच जाएंगे, जनता को लाभ हमारी सरकार का मिलेगा, तो उसका फायदा तो निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा ही। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, बिल्कुल राजनीतिक बात है। हम राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़कर के सत्ता में आते हैं, चुनाव लड़ते किस आधार पर हैं कि हमने विकास किया। जनता के बीच जाते हैं तो वहां हमको बताना होता है कि हमने आपके लिए ये काम किया, हमने जो वादे आपसे किए थे वो पूर्ण किए। तो जब वो पूर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से वोट उसी आधार पर मांगा जाता है, और ये लाभ तो बिल्कुल मिलेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, हमें इस बोर्ड के गठन से लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये बोर्ड के गठन की मांग भी तो जनता ने की थी। जनता की एक मांग मंजूर हुई है, लोगों की मांग मंजूर हुई है, तो उनकी जब जो आशा थी वो पूर्ण हुई हमारी सरकार से, तो उसका जो है हमें समर्थन तो देंगे ही, बिल्कुल मिलेगा लाभ। लेकिन देखिए, यहां पर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये जातिगत दुर्भावना फैलाने की भी कोशिश की जा रही है।
जिस तरह से बोर्ड का गठन किया जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं मालूम किस बीजेपी नेता ने ऐसा कहा है, लेकिन अगर वो ऐसी कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच का नेता तो नहीं हो सकता। जनता से कटे हुए नेता हो सकते हैं जो सिर्फ बयान देने के लिए कोई बात करें। कोई भी बीजेपी का नेता अगर ये कहे कि जन कल्याण के लिए गठित किसी भी बोर्ड के वो खिलाफ हैं, तो वो जनता के खिलाफ होता है। वो बीजेपी नेता जनता के विरुद्ध होगा, जनता के विकास के विरुद्ध होगा और राजस्थान के विरुद्ध होगा। मैं तो ये कहता हूं अगर ऐसी बात करता है तो, क्योंकि राजस्थान की जनता को जितना लाभ सरकार का मिले वही तो सरकार का कार्य है और सरकार का दायित्व है। कोई राज करने के लिए थोड़ा ना बैठे हम। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि भाई महलों की बात करें, महलों के ताले लगाने की बात करें और भ्रष्टाचार जो है उस पे लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है ना कि कांग्रेस सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। न करा सके, ऐसा कानून लिया थे। बीजेपी तो यही कह रही है ना कि कांग्रेस सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है, मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और अंदर अंतर्कलह चल रहा है कांग्रेस में। देखिए अंतर्कलह तो आप भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए कितना भयंकर है। अंतर्कलह की अगर आपको और उदाहरण चाहिए तो आप 4 तारीख को देख लीजिएगा। अभी आ रही है 4 तारीख, 2 दिन बाद वो अंतर्कलह आपके सामने खुलकर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह तो भारतीय जनता पार्टी वालों को देखना चाहिए। हमारी कुर्सी कोई भाग रही है? बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहता हूं, भाई शासन में आए बीजेपी के मेहरबानी से, अमित शाह की मेहरबानी से, नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से नहीं आए। चुनाव जीत करके जनता के वोट से आए, बीजेपी को हरा करके आए और लगातार सीटें बढ़ रही है। जब 18 में चुनाव जीता उसके बाद से लगातार हमारी सीटें बढ़ रही है, बीजेपी की घट रही है। अगर कोई दल छोड़ करके भागा तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जिसने अपने दल को छोड़ा और कांग्रेस का दामन थामा। आप देख लीजिए क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को सोच समझ करके बोलना चाहिए, लेकिन जब उनमें इतनी सोच बाकी नहीं रही, समझ बाकी नहीं रही, अपने पार्टी को नहीं देख सकते, तो उनका हश्र तो जनता ने कर दिया, लगातार चुनावों में हरा के कर दिया। वोट परसेंटेज आप देखिए 50% हमारा वोट बढ़ा विधानसभा सीटों पर जहां पे हमारे, और अब जीत गए। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी कुर्सी बचाने की क्या बात होती है? क्या जनता के कल्याण के काम नहीं करें? बिल्कुल देखिए, एक बार शासन में आ गए तो राज करें, डंडा राज, लोगों पे गोलियां चलाएं, डंडे चलाएं। वक्त में इतनी इजाजत देता है, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि इस तरह से जो जातियों के लिए गठन का बोर्ड का गठन किया जा रहा है वो उनके डेवलपमेंट के लिए हो, उनके विकास के लिए हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बड़ी बहस में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर कांग्रेस ने इस बोर्ड का गठन किया है, आखिर यहां पर क्या राजनीतिक मंशा है कांग्रेस की या एक बड़ा दाव कांग्रेस ने खेला है, ये तो देखने वाली बात है। आने वाले चुनाव में हमें इसका नतीजा समझ में आएगा, नजर आएगा। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।